अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइन। मैं हूं आपके साथ अना महमद। डॉक्टर मारिया जो ये शो कंडक्ट करती हैं उनकी तबीयत नासाज है, जिसकी वजह से आज मैं ये शो कंडक्ट करूंगी। प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड को लेवल करने के लिए इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बावजूद कल दीरबाला में होने वाले पीटीआई वर्कर्स कन्वेंशन में पुलिस की कार्रवाई हुई और अब कन्वेंशन के मुंतजमीन के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हो गए हैं। आखिर इस सूरत हाल का नतीजा क्या होगा कि हर जमात इंतखाबात से पहले गिले शिकवे ही कर रही है, और तो और नून लीग जिसको पीपल्स पार्टी और पीटीआई लाडली जमात होने का ताना दे रही हैं, वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड का कोई और ही लेवल मांग रही है। इस सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है नून लीग से कैसर अहमद शेख साहब, पीपल्स पार्टी से अखुनजादा चट्टान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, और साथ ही साथ हेड ऑफ हम इन्वेस्टिगेशन जाहिद गशकोरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मैं आप सबको मेहमानों को शुक्रिया अदा करूंगी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। पहले डिस्कशन पर बढ़ने से पहले आपको सुनवाते हैं कि मियां जावेद लतीफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में क्या बात की है, उसके बाद डिस्कशन को हम शुरू करेंगे। आज भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो नवाज शरीफ के लिए रेड कारपेट बिछाकर नवाज शरीफ से माजरत की जाती। तो नाज़रीन, आपने सुना मियां जावेद लतीफ क्या बात कर रहे थे कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो मियां साहब का रेड कारपेट बिछाकर इस्तकबाल करते। कैसर अहमद शेख साहब, अगर अभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है नून लीग के लिए, तो क्या मतलब है लेवल प्लेइंग फील्ड का, फिर किस तरह होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो आपकी बात अभी भी से नहीं समझा। आपके ख्याल में हमें क्या ऐसी चीज़ मिल गई, थोड़ा सा तो मुझे बता दें कि क्या चीज़। एक मैंने सुना था जब एयरपोर्ट पे आए ना, तो उसकी उनके थंब इम्प्रेशन जो है ना वहाँ हो गए। तो ये तो हमारे इलाकों में सबके जो आइडेंटिटी कार्ड बन रहे हैं ना, हर गांव में जाके आइडेंटिटी कार्ड ये नादरा वाले बना रहे हैं, वहाँ पे जाके हर बंदे के वहाँ। और ये इतनी सी बात को आप पकड़ के, मुझे तो और अभी समझ नहीं आई। एक जलसा किया मियां नवाज शरीफ साहब ने, सब जलसे कर रहे हैं। तो पहले तो सिर्फ ये मुझे समझा दें कि अभी भी से मुराद क्या है, अभी भी से मुराद ये है कि अनप्रेसिडेंटेड बेल मिली है मियां साहब को। इसके अलावा जो दीगर पार्टीज हैं उनकी तोपों का रुख भी आपकी जमात की जानिब है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और सबको ये लग रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ नून लीग के लिए नहीं। अभी एक एक करके जरा समझ लेना। अगर बेल मिली है तो कोर्ट से मिली है। अभी आपको कोर्ट पे एतराज़ है, पहले तो हम समझ लें कि कहाँ हमें फेवर तो तब होती कि हमें को गवर्नमेंट जो दे रही होती। बेल तो कोर्ट ऑफ लॉ से मिली है ना, और कोर्ट ऑफ लॉ मेरे ख्याल में जुडिशरी आपकी पाकिस्तान की ऐसी है जो कि कोई अपॉइंट नहीं करता किसी को, चीफ जस्टिस को, या जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनते हैं वो एक प्रोसेस से बन रहे हैं, और वो प्रोसेस एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। इसमें किसी पार्टी का या किसी का कोई हाथ नहीं है। तो आप अभी भी इस बात को सजा मिल रही थी नवाज शरीफ को इन्हीं अदालतों से, तब भी तो आप लोग बात कर रहे थे अदालतों पर। हाँ बिल्कुल, आप ये बात देखिए ना, ये बात आप कीजिए। जब भी बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ कि हमारे जुडिशरी जो है ना, हमें किसी को कोई उसके बगैर कोई हल नहीं है। देखिए तभी ये टसल शुरू हो गई ना, ये जो टसल हो रही है कि जब किसी भी इदारे को हमें कोई ना कोई बैठ के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करनी चाहिए पार्टीज़ को, कि कोई भी इस किस्म की बात नहीं करे। नहीं तो कोई इदारा अगर मानेंगे ही नहीं। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि उस वक्त भी बात कर रहे थे, आज आप बात कर रही हैं। तो कोर्टों को भी हमने ऐसा बना दिया है ना, कंट्रोवर्शियल कर दिया। तो अगर कोर्ट ऑफ लॉज भी कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे, इलेक्शन कमीशन आपकी जमात भी उन जमातों में शामिल है जिन्होंने कोर्ट्स को कंट्रोवर्शियल किया है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, हमारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब की आपने बात सुनी होगी कि मादी में सबसे गलतियाँ हुई हैं। मैं एक गलती गिनाने बैठ जाऊँ, मेरा दिल है कि मेरा मुल्क आगे बढ़े। आगे किस तरह बढ़े? ये पिछली गलतियाँ सब ने की हैं। यहाँ पे आते रहे डिक्टेटर भी आते रहे, यहाँ पे जो डेमोक्रेसी में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जाते रहे। अगर यही कंटिन्यू हम रखेंगे तो कब तक मुल्क को क्या बनेगा? इस वक्त दुनिया में 64 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, ये UNDP की खबर है। उसमें से 9.5 करोड़ पाकिस्तान के हैं। हमने कहाँ पहुँचा दिया? यही मीडिया की और हमारी अपनी पार्टियों की टसल की वजह से जो हमने की है। देखिए 2018 के बाद चोर डाकू ही करते रहे हम, और 3.5 साल PTI ने तो गर्दान यही लगा रखी थी, और हम उनसे कहते रहे कि आइए बैठिए, कोई मुल्क का भी ख्याल कर लें, उन लोगों का, गरीबों का, उस महंगाई का और बेरोज़गारी का। उस पर तो किसी ने बात नहीं की। मेरे तो कई प्रोग्राम है सब।
ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے نا جی. میں کوئی پارٹی کو ریپرزینٹ اس طرح نہیں کرتا کہ پارٹی مجھے نہیں کہہ رہی آپ نے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا میں آ گیا تو میں تو اپنا پوائنٹ آف ویو دوں گا نا آپ کو. بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی ادارے کو نہیں مانیں گے, یعنی جو آپ نے سوال کیا نا, اور سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لیول پلینگ ہمیں مل رہی ہے, اس کو نہیں مل رہی. پہلے زرداری صاحب, ابھی بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے تھے کہ ہم پرائم منسٹر انہوں نے بننا تھا, یہ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بن گئے ہیں. پھر میرے سامنے انہوں نے کہا اسمبلی میں بیٹھ کے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے یہ 16 مہینے حکومت چلائی ہے, اس میں یہ پیپل پارٹی کے زیادہ قریب رہے ہیں بنسبت نون لیگ کے. بڑی میرے سامنے اسمبلی میں چلیں پیپلز پارٹی کا موقف ان سے ہی جان لیتے ہیں. اخونزادہ صاحب آپ جی آپ کی اخونزادہ صاحب آپ اس ساری صورتحال پر کیا کہیں گے؟ قیصر احمد شیخ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کہاں کی لیول پلینگ فیلڈ, ہمیں تو کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. آپ کو بھی کیا ایسا ہی لگتا ہے؟ آپ کی جماعت بار بار یہ بات کرتی رہی ہے اور کر رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دی جا رہی ہے نون لیگ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کہ ہمارے پارٹی جو بات کر رہی ہے وہ کوئی ہم اپنی لیے نہیں کر رہے ہیں. ہم کسی سے یہ مطالبہ نہیں کر رہے ہیں کہ آپ آ کے اور ہمیں کو لاڈلا بنا کے اور ہم کو کندھوں پھرا کے اور بیٹھوں کے کرسی پہ ہمیں بٹھائے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس ملک میں اگر دو چیزیں ہم نہیں کریں گے تو یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. اس کا فال یہ کہ اگر ہم صاف اور شفاف الیکشن نہیں کریں گے, کیونکہ اس ملک میں الیکشن ضروری ہے, لیکن صرف الیکشن سے ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. الیکشن سے تب ہمارے مسائل حل ہوں گے جب الیکشن صاف ہوگا, جب الیکشن شفاف ہوگا, پھر اس کا نتیجہ نکلے گا, پھر اس کو پاکستان کا فائدہ ہوگا. تو نمبر ایک یہ. دوسرا یہ کہ جب ہم انتقام کی سیاست کو دفن نہیں کرتے ہیں تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ یہ ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہونا چاہیے. یہ ووٹ عوام کا حق ہے, وہ جس کو ووٹ دینا چاہتے اس کو ووٹ دے دی. اور ہمیں امید تھا کہ آنے والا جو الیکشن ہے وہ صاف ہوگا, شفاف ہوگا, لیکن وہ سب کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. آج بھی وہ انتقامی سیاست ہو رہا ہے, آج بھی جو ہے وہ لوگوں کو لانے کی کوشش کیا جا رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, میں بالکل مانتا ہوں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے پاکستان میں یا دنیا میں, اس سے بدترین کوئی واقعہ نہیں ہوا جس میں ہمارے کرنل شیر خان جیسے بہادر کے مجسمے کو زمین پہ گرایا اور اس کو گھسیٹا. میجر عزیز بٹ ہمارے کورس کی کتابوں میں ہمیں جو موٹیویشن دیتے تھے ملک سے وفاداری کا, تو میجر عزیز بٹی کی کہانی لکھی تھی, ہم ان سے موٹیویشن لیتے تھے. لیکن یہ عجیب منطق ہے کہ جو لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ صاف ہو جاتے ہیں, اور جو لوگ پریس کانفرنس نہیں کرتے تو وہ مجرم ہوتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنا عمران خان یا کوئی اور اس کا ذمہ دار ہے, اتنا پرویز خٹک بھی ذمہ دار ہے, اتنا جو ہے گزار بھی ذمہ دار ہے, اتنا فواد چودھری بھی ذمہ دار ہے. تو اگر آپ پک چوز کرتے ہیں کہ اس کو چھوڑتے ہیں, اس کو پکڑتے ہیں, پھر یہ انصاف تو نہیں ہوا, پھر یہ مساوات تو نہیں ہوئی, پھر لیول پلینگ فیلڈ تو یہ نہیں ہوا. لیکن اخونزادہ صاحب نون لیگ سے آپ کو کیا شکوے ہیں؟ اب نون لیگ کو ریفر کر کے یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کو فیور مل رہی ہے. نون لیگ کو ہمارا شکوہ یہ ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ میثاق جمہوریت کیا تھا, آپ نے پھر اس کے بعد وہ کو عزت کا نعرہ لگایا تھا, پھر آپ کے بعد پی ڈی ایم نے ہمارے ساتھ ایک سٹرگل کیا تھا, ایک جدوجہد کیا تھا کہ ہم اداروں کو نیوٹرل کریں گے, ہم کوشش کریں گے کہ ہر ادارہ آئین کے اندر اس کو جو اختیارات دیے ہیں وہ اپنے اختیارات کے اندر رہ کے کام کرے, ہر ادارہ جس کو آئین نے جو کام دیا ہے وہ کام کرے. لیکن مسلم لیگ نون نے مراعات دیے, ان کو لندن میں پروٹوکول ملا, ان کو سعودی میں پروٹوکول ملا, ان کو دبئی میں پروٹوکول ملا, یہ پاکستان میں آ کے تو اس کو پنجاب حکومت نے اس طرح کی جو کہ ایک منتخب وزیر اعظم ہو, کیا اس ملک میں سابق وزیر اعظم صرف نواز شریف صاحب ہے, 4-5 وزیر اعظم اور اس ملک میں سابق وزیر اعظم نہیں ہے. کیا آپ, میں مانتا ہوں کہ وہ نواز شریف کے ساتھ جو ہوا تھا ظلم ہوا تھا, ان کو جو سزا ہوئی تھی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, لیکن کیا ضروری ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ اس کو نکالا گیا تھا تو آپ ڈنڈے کے زور کو اس کو لا کے کرسی پہ بیٹھا دی؟ ہم وہی گلہ شکوہ ہے مسلم لیگ نون سے کہ آپ مراعات نہیں لے, آپ لاڈلا نہیں بنے. آپ نے ہمارے ساتھ میثاق جمہوریت پہ جو دستخط کیا تھا,
आपने हमारे साथ जो पीडीएम में जो जदोजहद किया था, जो वादे किए थे, इस पे आप रहे, तब हम जाके इस मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे ये बताइए, इस हालात में क्या इलेक्शन हो जाता है तो इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा? अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं हो तो इस मुल्क का मईशत मजबूत हो जाएगा। ये मुल्क बदतरीन दहशतगर्दी का शिकार है। हर हफ्ते 2 खुदकश धमाके हो जाते हैं, हर रोज टारगेट किलिंग हो जाते हैं। तो अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं हो तो हम इस मुल्क में बिल्कुल सही है। अखुंज़ादा साहब, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। जाहिद गशकोरी साहब, आप इस सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये हर इलेक्शन से पहले इस तरह की सूरत हाल क्रिएट हो जाना ये एक नॉर्मल बात है, या आपको इस दफा कुछ मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं हालात? एक तो बहुत शुक्रिया अनम अहमद। मैंने 2013 के इलेक्शन देखे, 2018 के, इस बार गैर मामूली सूरत हाल है। 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी गई थी। जैसे ही उनके लीडर्स बाहर आते थे वहाँ कोई ना कोई धमाका हो जाता था, और उनके काफ़ी लीडर्स छोड़कर PMLN उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। फिर 2018 में हमने देखा एक पार्टी जो कि तहरीक इंसाफ थी, वो एक लाडली पार्टी हमें नज़र आई थी, जिसमें बहुत सारे लोग जिनको ज़बरदस्ती दूसरी पार्टियों से खींच के वहाँ पर तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करवाया गया। फिर उन्हें एक लेवल प्लेइंग फील्ड हद से ज़्यादा दिया गया। और यही 2023 के आखिर में जब हमारे पास सिर्फ, अब अगर आप देखिए 70 दिन के लगभग करीब 72 दिन बाकी हैं इलेक्शन कैंपेन में, मोमेंटम हमें नज़र नहीं आता। लोगों को, वोटर्स को मोबिलाइज किसी पार्टी ने ख़ास तरीके से किया नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक वह जमात है, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में एक खूबसूरत बात की कि गैर मामूली, और जिसकी पाकिस्तान की हालिया तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती कि एक कन्विक्टेड किसी भी सियासी लीडर को बाकायदा इतना रिलीफ मिला है पाकिस्तान की अदालतों से, जो कि बिल्कुल गैर मामूली है। और उनको कैंपेन भी चलाने के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड, उनको क्या चाहिए? ग्राउंड वो बिल्कुल खाली चाहते हैं। इस वक्त ग्राउंड में तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ी सी नजर आती है। उसकी लीडरशिप भी इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि बिलावल जो लीड कर रहे हैं कैंपेन को, अभी उन्हें काफी तजर्बा चाहिए, वो सीख रहे हैं, उनके वालिद साहब ने खुद बताया है। और फिर आप देखिए तहरीक इंसाफ के जो जितने भी कन्वेंशन हो रहे हैं, वहाँ पर एक पूरी मारा मारी का सीन आपको नजर आता है। मैंने तहरीक इंसाफ पे काम किया है। 9 मई के वाकयात के बाद 478 उनके मेंबरान पाकिस्तान की असेंबली में मौजूद थे। 9 मई के वाकयात के बाद अब 230 उनको छोड़ चुके हैं। 42% उनके मेंबरान पार्टी को छोड़ चुके हैं, जबकि 14% जो हैं वो तजब्बुब का शिकार हैं। उनको मालूम नहीं कि वो पार्टी के साथ हैं या नहीं हैं। और सिर्फ 30% के लगभग पार्टी इंटेक्ट खड़ी है। और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप देखिए पार्टी का वजूद बाकी है। बलूचिस्तान में पार्टी बिल्कुल खत्म हो गई है। तो ओवरऑल पाकिस्तान की सियासी ये हाल का एक अलमिया रहा है पिछले 4 इलेक्शन, जो कि मैंने एज ए जर्नलिस्ट देखा है कि सियासत इलेक्शन से पहले 2 महीने 6 महीने एक हमें इंजीनियरिंग नजर आती है किसी भी सियासी जमात के साथ। पार्टी जो है ऑलमोस्ट उसको कोई प्लेइंग फील्ड दिया ही नहीं जाता। इसी तरह से नून लीग एक मोमेंटम गेन कर रही है। नून लीग मोमेंटम आपकी नज़र में गेन कर रही है, बिल्कुल सही है। कैसर अहमद साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। एक तो जिस तरह दोनों मेहमानों ने हमारी बात की है वो भी आपने सुनी होगी कि लेवल प्लेइंग फील्ड आप जो कह रहे थे कि किस तरह नून लीग की तरफ आ रहा है, ये बात क्यों की जा रही है, उसका भी आपको जवाब मिला होगा बाकी दोनों मेहमानों की तरफ से। लेकिन मैं दूसरा ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी इस वक्त हमें काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही है, ऑन ग्राउंड जलसे कर रही है, वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल हमें नून लीग की तरफ से नज़र नहीं आ रही है। नून लीग अभी तक बाहर उस तरह से सड़कों पर आवाम को नहीं लाई है, इसकी क्या वजह है? अनम, मैं 31 साल से नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ये मेरा 7वां
कंटिन्यूस इलेक्शन है। कभी भी जो इलेक्शन का स्केड्यूल होता है ना, उससे पहले ये मिसनॉमर है, ये गलत बात है कि इतनी एक्टिविटी, इतना टाइम कोई भी एक्टिविटी रख नहीं सकता। मैं ग्राउंड लेवल का ग्राउंड जो सूरत हाल है उस पर नज़र रखता हूँ। ये कैंडिडेचर जो है ना वो तो बहुत थका देने वाला ये मरला होता है, ये कोई आसान नहीं है। जैसे जैसे स्केड्यूल लेना होता, इससे पहले भी ऐसा नहीं होता, लोगों को शायद यादाश्त नहीं है। हमेशा जब स्केड्यूल होता है उसके बाद नॉमिनेशन, अभी तो टिकट के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं। और पीपल पार्टी ने, आपने देखा कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब में किसी किस्म का कोई जलसा नहीं किया, कोई उनकी कारना मीटिंग भी नहीं हो रही, हमारी भी नहीं हो रही। तो ये किसी भी पार्टी की ना, और बाकी मैं ये बिल्कुल मुतफिक हूँ अखुनज़ादा चट्टान से कि वो उन्होंने कहा कि इलेक्शन बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए और वो नज़र आना चाहिए कि न्यूट्रल हो रहे हैं, उसका परसेप्शन भी यही होना चाहिए। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मुश्किल ही बात ही यही हुई है, क्यों हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सका कि हम एक दूसरे से टसल करते रहे, एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं किया ना। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो पीपल पार्टी की और नून लीग की है, फ़र्ज़ करो उनको कोई एतराज़ है तो बजाय वो मीडिया पे आके कोई एतराज़ करें, आए ना, हम आपस में बैठें। हमारा तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, मिल के अभी अलायंस में हमने 16-17 महीने गुजारे हैं। और मैंने आपको मिसाल दे दी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का स्टेटमेंट है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारे करीब रहे पीपल पार्टी से बनिस्बत नून लीग के मेंबरान थे। तो ये उसके बावजूद कि इख्तलाफ कोई अगर है, आइए बिल्कुल, हमारा तो देखिए मैनिफेस्टो अलग होना या कैंडिडेट अलग होना, या वो तो सब एग्री करते हैं, लेकिन फेयर इलेक्शन होना चाहिए, फेयर नज़र आना चाहिए। फिर आपने बिलावल भुट्टो की बात को कोट किया है, उन्होंने तो ये भी कहा था कि सिर्फ एक बंदे यानी नवाज शरीफ की वजह से इलेक्शन आगे गए। नहीं, ये असेंबली में तो नहीं हुई। अगर उन्होंने कहा है तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि हम आपस में क्यों नहीं देखिए, हमारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या था कि अगर कोई इख्तलाफ है तो बैठ के हम आपस में एक दूसरे से नोट एक्सचेंज करें ना। मैं तो उनको इनवाइट कर रहा हूँ कि हमारा, देखिए उन्होंने ग्रेसफुली अपोजिशन की है, 2013 से 18 तक वो अपोजिशन में थे, उन्होंने बड़े आला मेयार की अपोजिशन की पीपल पार्टी की। मैं इस बात को एग्री करता हूँ कि मैं वहीं मौजूद था असेंबली में। उन्होंने पॉलिसीज़ पे अपोजिशन की है, इस तरह नहीं जो पीटीआई ने, वो तो किसी के साथ बैठना ही नहीं चाहते थे ना वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करते थे, ना वो चार्टर ऑफ इकॉनमी करते थे, ना किसी के साथ वो मीटिंग करते थे। वो तो हर एक को चोर डाकू, सिर्फ वो उनके ख्याल में इलेक्शन कमीशन भी ठीक नहीं है, उनके ख्याल में असम्बलियाँ उन्होंने छोड़ दी कि असम्बलियाँ ठीक नहीं हैं, उनके ख्याल में अदालतें ठीक नहीं हैं। तो उनके ख्याल में तो सिर्फ खान साहब और उनके जो साथ करीबी हैं वो ठीक है, बाकी सारी पार्टियां भी ठीक नहीं हैं। तो इस तरह मुल्क आगे नहीं। देखिए इंडिया हमारे साथ है, उन्होंने 17 इलेक्शन वहाँ हुए, जो हारने वाली पार्टी है उसने खंदा पेशानी से इलेक्शन के रिजल्ट कबूल किए। हमारे यहाँ भी इलेक्शन फेयर होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन को और पावर्स होनी चाहिए, इदारों को न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि हमने मुल्क, देखिए मुल्क का सोचें, हमारे लोग जो हैं, पहले आपसे अर्ज किया ना कि दुनिया में इस वक्त अगर टोटल 76 करोड़ लोग जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, बिल्कुल 64 करोड़ फिगर है। ठीक है कैसर साहब, आपका पॉइंट आ गया। अखुनज़ादा साहब, एक तो ये कि आप अगर हम इलेक्शन में अगर हम ये करते रहेंगे ना, बस आखिरी एक जुमला, अगर हम यही टसल जारी रखेंगे और ये मीडिया भी यही इन्हीं टॉपिक से ही बात करता रहेगा, तो आने वाले रिजल्ट का, अभी इलेक्शन के रिजल्ट को नहीं मानेगा और ये टर्माइल जारी रहेगा और मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। लोग गुर्बत की लकीर के नीचे जाते रहेंगे, आबादी बढ़ती रहेगी, हमारी इंडस्ट्री लगेगी नहीं, बाहर की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आए। हमें ये माहौल बनाना होगा सबको, हम पाकिस्तान के लिए हम सोचें, हम सबको सोचना है कि इलेक्शनों में बेहतर हो, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बेहतर हो, उनका म्यार ज़िंदगी कैसे अच्छा हो। दो दफा 3 दफा इक़्तिदार में रहने वाली जमातें अभी भी ये बात कर रही हैं, कब ठीक करना है, फिर अभी तक क्यों नहीं किया या नहीं किया। मैं तो एग्री कर रहा हूँ, अभी भी नहीं करेंगे, या अगर ये चलता रहा ना टसल तो आइंदा भी नहीं होगा। तो ये सोचे ना कि उसका क्या वजह है। आपका सवाल बड़ा अच्छा था कि क्यों नहीं किया, अभी तक क्या हुआ। तमाम पार्टियों को मौका भी मिला, यहाँ डिक्टेटर्स भी रहे, सिविलियन भी, मुख्तलिफ पार्टीज रही, रिजल्ट तो नहीं निकला ना, हम दुनिया में बहुत नीचे रह गए। बिल्कुल सही है जी, आपका पॉइंट आ गया। अखुनज़ादा साहब, मैं आपसे इसका जवाब भी लूंगी, लेकिन पहले मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। अखुनज़ादा साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। एक तो ये कि आप दूसरी जमातों की तो बात कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात तो हो रही है, लेकिन आपकी अपनी जमात में जो इस वक्त चमगोइयाँ चल रही हैं, जो हलचल चल रही है, जो आजकल मीडिया की जीनत भी बनी हुई है, बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी के दरमियान जो इख्तलाफात की खबरें, एक तो ये कि इसमें कितनी सदाकत है कि बिलावल दुबई चले गए नाराज़ होकर, फिर आसिफ जरदारी साहब भी उनके पीछे चले गए, और इलेक्शन के टाइम पे आसिफ जरदारी साहब का ये इंटरव्यू आना जब इलेक्शन करीब हैं और वो कह रहे हैं कि बिलावल अभी ट्रेंड नहीं है। देखिए, जो कोई हलचल नहीं है, ये तो पुराना है कि जब भी जरदारी साहब या बिलावल साहब दुबई जाते हैं तो कोई शोशा सामने आ जाता है और मीडिया पे इस तरह की बातें करना शुरू हो जाते हैं कि जरदारी साहब भाग गया, वापस नहीं आएगा। इस बार ये कहा कि आपस में इख्तिलाफात हो गई। इंशाअल्लाह ताला क्वेटा में यूमी तासीस का जलसा है और इसमें आप देख लेंगे कि जरदारी साहब और बिलावल साहब दोनों स्टेज से इंशाअल्लाह ताला कौम को खिताब करेंगे। तो हमारे आपस में कोई इस तरह का इख्तिलाफात नहीं है और हमारे फैसले जो है वो सी के मीटिंग में हो जाते हैं। देखिए, बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के वजीर आजम के लिए कैंडिडेट हैं। अगर आसिफ जरदारी ऐसे मौके पर आकर ये बात कर रहे हैं कि वो ट्रेन नहीं है, तो आप अपने कारकुनों को, अपने वोटर्स को क्या कह रहे हैं कि किस बुनियाद पर फिर वोट दें जो बंदा ट्रेंड ही नहीं है? नहीं जी, उन्होंने तो अपने बारे में भी कहा कि मुझे भी जरूरत है। सीखने का तो टाइम खत्म नहीं हो जाता है। सीखने का टाइम जो है वो तो इससे ज्यादा आपको सीखने की जरूरत है, इससे ज्यादा आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। लेकिन जहां तक चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का ताल्लुक है, 16 वजीर खारजा रहा, इससे पहले भी बहुत सारे वजीर खारजा रहे हैं। उन्होंने जो 16 महीने में जो कुछ किया, मैं नहीं समझता हूँ कि 15 साल में भी किसी ने इतना कुछ किया है इसके लिए जितना चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने। सबसे पहले तो ये कि इंडिया ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव पेश किया था कि पाकिस्तान जो है वो सारी दुनिया में दहशतगर्दी पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, जो कि हकीकत ये है कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने ये 16 महीने के मुख्तसर से टाइम में इंडिया को इतने 10 साल से वो लगी हुई थे, इनका जो नैरेटिव था उसको खत्म कर दिया। हमारी चाइना हमारा करीबी दोस्त है, हमारा बॉर्डर बन चुका था। बिलावल साहब के जब वजीर खारजा बना, न सिर्फ ये कि हमारा चाइना के साथ बॉर्डर खुल गया, बल्कि चाइना के साथ हमारा बस सर्विस भी शुरू हुआ। रशिया के साथ हमारे समंदर के रास्ते ट्रेड शुरू हुआ। तुर्कमेनिस्तान और के साथ हमारा अफगानिस्तान के रास्ते। यानी आप ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है, लेकिन आपकी जमात के कुछ रहनुमा ये भी बात कर रहे हैं कि इख्तलाफ राय तो जमहूरियत का हुस्न है। यानी इख्तलाफ तो है, ये बात तो हकीकत है। नहीं, इख्तलाफ और चीज है, इख्तलाफ राय और चीज है। इख्तलाफ राय जो है वो जमहूरियत की खूबसूरती है। इख्तलाफ राय जो है वो चीज को खूबसूरत कर देते हैं, लेकिन जब इख्तलाफात है वो तो तबाही का नाम है, वो तो बर्बादी का नाम है। मैं आपको ये अर्ज करूं कि हमारा मुल्क जो है इसको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है। उसको यहाँ पे देखो, दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो अपना GDP समंदर से बनाते हैं। यहाँ पे समंदर है, हम एग्रीकल्चर मुल्क है, यहाँ पे एग्रीकल्चर है। सिर्फ मेरे इलाके में अच्छा, अखुनज़ादा साहब, आप कह रहे हैं कि इख्तिलाफ अगर नहीं है तो फिर बिलावल भुट्टो तो एक और तरफ बात कर रहे हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है, वो इलेक्शन सही कराएंगे। अगर एतमाद है फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। देखिए जी, बिलावल साहब ने जो बात किया है हमेशा से, आप उसको एक बार फिर सुन लो। वो कहते हैं कि माजी में हमेशा से हमें सियासी इंजीनियरिंग के जरिए हराया है, माजी में कभी आजाद इलेक्शन इस मुल्क में नहीं हुआ है। और जरदारी साहब ने जो बात की है, उन्होंने उम्मीद किया है कि आने वाला जो इलेक्शन है वो साफ और शफाफ हो, जो कि नजर नहीं आ रहा है। जो हमें वो कह रहे हैं मुकम्मल एतमाद है इलेक्शन कमीशन पर। जी, उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ होगा। मुझे उम्मीद है और मुझे एतमाद है कि इलेक्शन साफ और शफाफ होगा। लेकिन हमें तो जो नजर आ रहा है 2018 से बदतरीन शक्ल में दानगी हो रही है। 2018 से बदतरीन शक्ल में जो है किसी लाडले को लाने का कोशिश किया रहा है। तो और लोगों का इलेक्शन में दिलचस्पी भी इस वजह से नहीं है। लोग समझते हैं कि भाई मेरे वोट से किसी ने बनना ही नहीं है, मैं वोट डालूंगा किसी और को और गिना किसी और को जाएगा।
तो मैं क्यों इलेक्शन में जाऊं, मैं क्यों जलसे में जाऊं, मैं क्यों कैंपेन करूं। हमने तो अपना कैंपेन शुरू किया है और ऐसे इलाके के चेयरमैन बिलावल ने शुरू किया है जहां पे बदतरीन दहशतगर्दी है। एबटाबाद का दौरा किया, मर्दान का किया, नौशेरा का किया, पेशावर का किया। चतराल को आपको याद होगा 2 महीने पहले अस्करी पसंद आए थे और चतराल के काफी कब्जे पे इलाके पे कब्जा किया था। ठीक, इसके बावजूद भी चेयरमैन बिलावल जाके उन्होंने वहां पे जलसा किया, इस वजह से कि लोगों का मुराद जो है वो ऊंचा हो जाए। और 30 तारीख को बलूचिस्तान में जा रही है कि बलूचिस्तान भी बदतरीन दहशतगर्दी के शिकार है। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों को ये यकीन नहीं हो कि मैं ठीक है। अखुनज़ादा साहब, आपका पॉइंट आ गया। जाहिद गशकोरी साहब, एक तो ये दूसरा मामला है, पीटीआई चेयरमैन उनको हाई कोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया गया था हाई कोर्ट की जानिब से कि उन्हें पेश किया जाए, अब वो उन्हें पेश नहीं किया जा रहा। आपको क्या इसके पीछे वजह क्या नजर आती है कि उनको क्यों पेश नहीं किया जा रहा? क्या निगरान हुकूमत कहीं ना कहीं डरी हुई है कि वही हालात दोबारा ना हो जाएं, पीटीआई के वर्कर्स या जो उनके कारकुनान हैं वो सड़कों पर न निकल आए और हालात कशीदा हो सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ मेरे पास इतलात ये हैं एज ए रिपोर्टर के उनको सिक्योरिटी थ्रेट भी हैं। ये एक रीज़न हो सकती है। हुकूमत और जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो समझते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में वो बाहर आते हैं, उनकी जो फॉलोइंग है ज़ाहिर एक काफ़ी अरसे से वो बाहर नहीं आए, तो एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, वो भी इलेक्शन से कुछ महीने पहले, जिससे कुछ हालात तब्दील हो सकते हैं, जो समूद एक प्रोसेस चल रहा है, डिस्टर्बेंस हो सकती है। लेकिन एक चीज़, जब दोनों जो आपके पैनलिस्ट हैं, मैं दोनों को 17 साल से जानता हूँ, ज़ीरक सियासतदान हैं और बिल्कुल अपनी पार्टियों के साथ वफादार भी हैं और एक बड़े जो जमहूरी पाकिस्तान में होते हैं उनमें से चंद ये हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो हमेशा प्री पोल रिगिंग जो गुज़श्ता 3 इलेक्शन में हमने देखी है, जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलना सियासी जमातों को, जो सियासत का प्रोजेक्ट है डेमोक्रेसी का, वो कमज़ोर से कमज़ोर तरीन होता जा रहा है पाकिस्तान में। अब कोई भी ऐसी सियासी जमात, कुछ मैं रिसर्च और हमारी जो अपनी फाइंडिंग्स हैं आपसे शेयर करना चाहूँ तो जी, जो हमने देखा है गुज़श्ता 1 महीने में, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मोमेंटम गेन करने की कोशिश की, पहले जनूबी पंजाब में, फिर खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में भी, जिन सियासी जमातों के साथ अपने जोड़ तोड़ बनाने थे, आपने देखा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे आगे जा रही है। कराची में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ, फिर बलूचिस्तान में उन्होंने कर लिया, फिर आपने देखा एक जनूबी पंजाब पाकिस्तान का हमेशा सियासत का माखिज रहा है। पिछले 3 इलेक्शन उठा के देख लीजिए, जो जहां जनूबी पंजाब किया है उसके 3 डिवीजन हैं, वहां से 48 नेशनल असेंबली की सीटें हैं। उस पार्टी ने सेंटर में हुकूमत बना ली है। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 24 सीटें हासिल की थी, वफाक में हुकूमत बनाई थी। 2013 में नून लीग ने 29 सीटें हासिल की थी, सेंटर में हुकूमत बनाई थी। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27 सीटें हासिल करके हुकूमत बनाई थी। अब जो जनूबी पंजाब है वो सारा पीटीआई को छोड़ चुका है और उसमें अब देखना ये होगा कि वो जो इंडिपेंडेंट हैं वहाँ से इलेक्टेबल रहते हैं, वो किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। वो सारी पाकिस्तान की सियासत का माखिज हैं और किसी सियासी जमात ने अभी तक वहाँ का रुख नहीं किया। सरदारी साहब ने, अगस्ती और बिलावल ने भी वहाँ पर विजिट किए हैं। वहाँ पर किसी इलेक्टेबल्स ने जो खातिर खा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे या हमेशा रिकॉर्ड रखते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं, किसी पार्टी को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। तो हमें देखना होगा, तमाम तर नजरें उस जगह पर हैं। मुझे लगता है ये वाला जो इलेक्शन पहली दफा हम देख रहे हैं जिसमें आज़ाद कैंडिडेट नेशनल असेंबली के लिए ज्यादा हमें नजर आएंगे और इलेक्शन की जो हसल बसल है वो पहली दफा ऐसा हो रहा है कि हमें मोमेंटम नजर नहीं आता, ना गैदरिंग नजर आती है। और जिस तरह सही बात की अखुनज़ादा चटान साहब ने कि जो लोगों को एक मूड दिया गया है, मूड स्विंग्स हैं, पॉपुलर वोट्स की बात है, लोगों को एक अंदाजा सा हो गया है कि कौन। जाहिद साहब, ये जो हालात आप भी बयान करें, जो हालात हमारे सामने भी, इन हालात में हम फिर क्या एक्सपेक्ट करें कि वोटर टर्नआउट पहले की निस्बत क्या इसमें कमी आ सकती है? आपको क्या लग रहा है?
देखिए, इस दफ़ा पहली दफ़ा मैं तो हैरान हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में 13 करोड़ वोट्स हैं, कितने 2 करोड़ से ज़ायद वोट बढ़े हैं, और जो पोलिंग स्टेशन हैं 52% पोलिंग स्टेशन को हसास तरीन करार दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। हालांकि 2008 में, आपको याद होगा, 2013 में पाकिस्तान में दहशत गर्दी जो थी वो पीक पे थी, और उन दिनों भी 30% से ज़्यादा हसास तरीन नहीं थे। तो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो भी एक बड़ा चैलेंज है, जो कि इलेक्शन कमीशन के लिए भी है। आया कि वोट बैंक, वोटर जो है वो बाहर निकलेगा। फरवरी का जो महीना होता है, आपको मालूम है कि पाकिस्तान में काफ़ी सर्दी होती है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां हो सकता है कि ज्यादा टर्न आउट ना हो। और यानी आप ये कह रहे हैं कि टर्न आउट बिल्कुल मुतासर हो सकता है अभी हालात को देखते हुए। बिल्कुल सही है जी, आपका पॉइंट आ गया। हमें ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने क्या बात की है, पहले वो सुनते हैं। इस वक्त जो माहौल बनाया जा रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का नहीं है। ये तो हमारे खिलाफ नारे लगाते थे कि ये सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड प्लस है। इस किस्म की इलेक्शन को कौन मानेगा, दुनिया कौन माने? नवाज शरीफ को ये 1000 दफ़ा जो है ना प्राइम मिनिस्टर बनाए, इससे बेहतर ये है कि नवाज शरीफ की जो जिस तरह अनवर हक को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया, एक नोटिफिकेशन निकाले नवाज शरीफ का। हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है ये मुस्लिम लीग कर रही है, ये नवाज शरीफ कर रहा है, और हम देखें, हम अल्लाह की हुजूर जो है ना अपना केस पेश करेंगे। ये गुफ्तगू सुनी असद कैसर की आपने। अखुनज़ादा साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो खास हिदायत की गई थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड सारी जमातों के लिए होना चाहिए, तो आपको लगता है कि उसको इग्नोर किया जा रहा है? ये जो दीरबाला में मामला पेश आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन के साथ, मुकदमे भी दर्ज किए गए, फिर पुलिस की जानिब से कार्रवाई भी की गई, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए जी, ये सबके साथ हो रहा है। पीटीआई के साथ किसी और शक्ल में हो रहा है, हमारे साथ कोई और शक्ल में हो रहा है। जनूबी पंजाब में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके साथ हमारी बात हुई थी, वो पीपल्स पार्टी में आना चाहते थे। बलूचिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो वो हमारी तरफ आना चाहते थे, हमसे मिलना चाहते थे, लेकिन आप वो माजरत करते हैं कि हम पे ऊपर से प्रेशर है, इस वजह से हम नहीं आ सकते हैं। तो मुझे तो कहीं पे लेवल प्लेइंग फील्ड नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ वही एक पार्टी है। और मैं बिल्कुल इस तजवीज़ के साथ जो असद कैसर ने दिया है, इसके साथ मैं मुतफिक हूँ कि बिल्कुल आप नवाज शरीफ साहब का भी चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का शौक पूरा हो जाएगा, और मुल्क का इतना नुकसान भी नहीं होगा अगर हम इतनी बदतरीन दहशतगर्दी में कैंपेन भी करें। फरवरी में हमारी ज्यादा हल्का जो है वो इस पे बर्फबारी होगी, पहाड़ी इलाका है। अगर हम इतना कोशिश करें, मेहनत करें, सारे लोग लग जाए, इतना पैसा जाया हो, और फिर भी आपने मर्जी के बंदे को लाना है तो फिर ले आए, फिर इलेक्शन करने का जरूरत क्या है? यही सवाल मैं लेकर कैसर साहब आपकी जानिब भी आऊंगी। ये जो असद कैसर की बात आपने सुनी है, ये वही अल्फाज दोहराए जा रहे हैं उनकी जानिब से जो आप एक ज़माने में पीटीआई के चेयरमैन के बारे में कहा करते थे, लाडला, सिलेक्टेड, ये इस तरह के अल्फाज आपकी जानिब से इस्तेमाल किए जाते थे। अब असद कैसर कह रहे हैं कि आपके जो कायद हैं वो सिलेक्टेड प्लस हैं। इस तरह अगर इलेक्शन होने हैं तो फिर डिक्लेयर कर दें, नोटिफिकेशन जारी कर दें। अनम, मैं हैरान हूँ इनकी बातों से। देखिए, 2 हफ्ते पहले आप इनके अपने पॉइंट सुन लीजिए। पीटीआई कहती थी कि हर सूरत में इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। 2 हफ्ते पहले पीपल पार्टी भी यही कहती थी कि इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, इलेक्शन होने चाहिए। अब जब इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी तो आप कहते हैं नहीं जी वो तो नवाज शरीफ साहब को ही बना दें। अब मुझे समझ नहीं आती, 2 हफ्ते पहले तक तो इनका दूसरा बयान था। ये क्या, जब इन्होंने अवाम का मूड देखा है, अवाम की राय देखी है, ये जाते हैं, ये खुद अवाम की नब्ज़ पे इनका हाथ है, ये देख रहे हैं कि अवाम जो है, लोग जो है मुस्लिम लीग नवाज के साथ हैं, हर जगह इनको फेस करना पड़ रहा है। ये खुद कह रहे हैं इलेक्टेबल क्यों इनसे वादा, ये कहते हैं ऊपर का प्रेशर है। ऊपर का प्रेशर नहीं, अवाम का प्रेशर है। जब जो इलेक्टेबल होते हैं ना, वो भी एक छोटी सी पार्टी होती है, वो लोगों को देखते हैं कि लोग किधर हैं, और उनकी अपनी अपनी सीटें हैं, तो वो अपनी सीटों को क्यों छोड़ेंगे?
الیکٹیبل جو ہیں وہ بہت امپارٹنٹ لوگ ہوتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں. ساؤتھ پنجاب میں، سندھ میں آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی ایک پوزیشن ہے. بلوچستان میں ان کے ساتھ انہوں نے خود یہ ایگری کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ انہوں نے کہا تھا جب انہوں نے عوام کا موڈ دیکھا تو ان کے ساتھ بات نہیں اب کر رہے. اب کیا الیکشن میں اور کیا طریقہ کار ہو جمہوریت اور کیا ہوتی ہے؟ اس سے اوپر کیا ہو کہ لوگوں کے پاس جائیں، جا کے ان سے پوچھیں نا وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ تو کہہ رہے ہیں اوپر سے پریشر ہے. ہمیں تو کوئی پریشر نظر نہیں ہے. مجھے بتا دیں، میرے ساتھ آ جائیں، ایسا کریں. آپ کہہ رہے ہیں عوام کا موڈ ہے، وہ کہہ رہے ہیں لاڈلا پن ہے. میں دونوں حضرات کو کہتا ہوں جو اپنا نمائندہ بھیجنا چاہے نا میرے چنیوٹ کے حلقے میں بھیج دیں. وہاں ایک ایک بندے سے میں خود ان سے پتہ کرواتا ہوں. میرے نہیں کام انہوں نے کیا 3.5 سال میں 50 لاکھ نوکریاں، 1 کروڑ گھر، انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر دینے تھے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ جو ترقی ہوئی ہے وہ تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور میں ہوئی ہے. چھوڑ کے ہستہ بستہ پاکستان چھوڑ کے 2017 میں گئے اور ان کو ہٹا دیا گیا. میاں صاحب کا تو یہی کہنا ہے آپ ایسا کیجئے نا، حلقوں میں جائیں نا. یہ جلسے کیوں نہیں کر رہے؟ جلسے عوام کا موڈ دیکھ رہے ہیں. عوام اس وقت ان کے ساتھ ان کی جو ہے نا ووٹ دینا نہیں چاہ رہے. جماعت بھی نہیں کر رہی. مقصد کیا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی ایک ہنٹ تو دے دیں کہ کہاں اوپر سے کس کو پریشر ہوا ہے. وہ کھل کے وہ پھر سامنے جو اگر اچھے الیکٹیبل لوگ ہیں کہ جو سامنے بات نہیں کرتے آ کے بات کریں نا میڈیا پہ، وہ پھر کیا پولیٹیشین ہے جو ڈرتے ہیں یہ کہنے. یہ جو آج بات کر رہے ہیں اخوندزادہ صاحب، وہ خود آگے کریں جس کے اوپر پریشر ہے. ہم کہہ رہے تھے جب ہمارے اوپر پریشر ہوتا تھا 2018 میں، تو ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے اوپر یہ پریشر ہے، ہمارے الیکٹیبلز کو اور ہمارے دوستوں کو یہ سوئچ اوور کر رہے ہیں. سارے میرے پورے علاقے میں 7 ضلعوں میں سے صرف ایک واحد سیٹ ہماری چنیوٹ کے نکلی ہے. میں کہہ رہا ہوں حافظ آباد، چنیوٹ، جھنگ، خوشاب، میاں والی، بکھر، ان ضلعوں میں صرف ایک واحد سیٹ نکلی تھی پچھلے 2018 کے الیکشن میں. کیسر احمد شیخ نے مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ لی تھی. اب سارے ہی چلے گئے تھے ادھر. تو پریشر کا صرف یہ بات ہے. تو ہم کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے تو نمائندے ہی نہیں کھڑے کرنے دے رہے. اب اگر ان کے پاس کوئی ہے وہ کھل کے ان کو سامنے آنا چاہیے. کھل کے سامنے آنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اسی بات کا جواب لے لیتے ہیں اخوندزادہ صاحب سے. نمائندگی کریں. اخوندزادہ کی نمائندگی، وہ خود بڑے پولیٹیشین ہیں. ساؤتھ پنجاب کے کوئی معمولی گھر نہیں ہے. وہ آئے نا آپ کے پروگراموں میں کہیں کہ فلاں ہمیں پریشر ڈال رہا ہے، اور اگر ان میں اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر وہ کیا پولیٹیشین ہے؟ پولیٹیشین کو تو پھر پاکستان میں جمہوریت کا تو کوئی فیوچر ہی نظر نہیں آ رہا. جب صرف اوپر کے پریشر سے پولیٹیشین جو ہے وہ سرنڈر ہو جاتے ہیں اور انہوں نے انہی کو دینا، تو پھر ان کا یہ جمہوریت کا کیا ہے؟ لیکن وہ سامنے آنے کو ٹھیک ہے جی. آپ کا پوائنٹ آ گیا. اخوندزادہ صاحب سے اس کا جواب لے لیتے ہیں. اخوندزادہ صاحب، یہ جو کیسے صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے پروگرام میں آگے بڑھنا ہے. بالکل صحیح ہے. اخوندزادہ صاحب، آپ نے گفتگو سنی ہوگی کیسر احمد صاحب کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی پریشر ہے تو سامنے آ کر بات کریں، کھل کر بات کریں، ٹی وی پر آ کر بات کریں. کس قسم کا پریشر ہے، کس کا پریشر ہے؟ اور دوسرا، ایک عرصہ پہلے تک آپ یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہو رہی. اب ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو فیور دی جا رہی ہے. دیکھیے جو ڈیٹ بے شک اناؤنس ہوا ہے، لیکن الیکشن کا شیڈول جو ہے وہ ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا ہے کہ الیکشن کا شیڈول آئے. اور ہم تو کھل کے کہہ رہے ہیں، ہم تو چپ کے بات نہیں کر رہے ہیں. ہم نے تو ہمیشہ، ہماری چیئرمین بلاول تو ہمیشہ کھل کے بات کر رہے ہیں. ہم نے تو اس پہ اپنا سیاسی کا میٹنگ بلا لیا کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ کسی کو نہیں مل رہا ہے. ایک پارٹی کو لانے کی کوشش کیا جا رہا ہے. اور پھر ہم نے اپنا پارٹی سی کے میٹنگ میں یہ مشورہ کیا کہ ہمارا ملک مزید ایڈوانچروں کا متحمل نہیں ہو سکتے، تو اس لیے ہم زرداری صاحب کو اختیارات دیتے ہیں کہ وہ جا کے اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اور بات چیت کے ذریعے اس مسائل کا حل نکالے. تو ہم تو کھل کے بات کر رہے ہیں اور لوگوں کو نظر آ رہی ہے. ہم کوئی جھوٹ تو نہیں کہہ رہے ہیں، ہم کسی پہ کوئی الزام تو نہیں لگا رہے ہیں. ہم تو الزامات کی سیاست کرتی ہی نہیں ہے. ہم تو جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے لیے بھی نہیں کہہ رہے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آزاد الیکشن ہو تو اس میں ہم آ جائے، چاہے جو بھی آ جائے، KTI آئے، مسلم لیگ آئے، جماعت علماء اسلام آئے، یا کوئی عام طور پر پاکستان میں یہی ہوتا ہے کہ اور پارٹی آ جائے. لیکن اگر آزاد الیکشن کے ذریعے آ جاتے ہیں، ملک کو ڈیلیور کرے گا، ملک کو ڈیلیور کرے گا. اور اگر بیساکھیوں کے آ جاتے ہیں تو 2018 کا ہم نے مثال دے دیا. 2018 میں ہم نے الیکشن کیا، ایک لاڈلے کو لایا، اس کو سلیکٹ کیا. کیا ملک کے مسائل حل ہو گئے؟ ملک کے مسائل بڑھ گئے. ورنہ الیکشن سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. بنگلہ دیش ہم سے چلا گیا، ہم نے الیکشن کیا، پاکستان ایٹمی طاقت بنا.
मुशर्रफ के वो ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान का विफाक इंतहाई कमजोर हो चुका था। जब हमने इलेक्शन किया पाकिस्तान का विफाक मजबूत हुआ। मुशर्रफ के दौर में सवात से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था। बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हो गया था। ट्राइबल अपरेट ऑफ द गवर्नमेंट खत्म हो चुका था। हमारा पाकिस्तान इतना कमजोर हो चुका था कि इस्लामाबाद में अमेरिकन एम्बेसी की गाड़ी को अगर हमारी पुलिस वाले रुकते, वो नीचे उतर के उसको लाते मारते और गालियां देते। हमने इलेक्शन किया, पाकिस्तान इतना मजबूत हुआ कि 9 महीने हमने न्यूट्रो कॉन्वॉय पे पाबंदी लगाई। हमने अमेरिकन के मुखालिफत के बावजूद ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मुआहिदा किया। हमने चले अखुनज़ादा साहब, ये तो आप बता रहे हैं कि माजी में आपकी जमात क्या करती रही है, आगे की क्या तैयारी है? आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जनूबी पंजाब की तरफ इशारा किया अभी जाहिद गशकोरी साहब ने, वहां पर और खासतौर पर पंजाब ओवरऑल की अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी हमें उस तरह से नजर नहीं आ रही है। किस तरह से स्ट्रेटेजाइज आप कर रहे हैं, किस तरह से स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि दोबारा से वो पॉपुलैरिटी जो पीपल्स पार्टी की कहीं खो गई है वो रीगेन हो सके? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी पॉपुलैरिटी खोया नहीं है। पंजाब में आप देख रहे हैं, हमारी बिलावल साहब कराची से निकला था, आ रहा था, आपने देखा था कि कितने लोग पीपल्स पार्टी के इस्तेकबाल के लिए आ रहे थे। हमें 2013 में हराया अरूज इलेक्शन के जरिए, हमें 2018 में हराया RTS बन करके, और इस बार फिर जो है सियासी इंजीनियरिंग हो रहा है। हम सब मानेंगे कि हमारी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है कि जब साफ और शफाफ इलेक्शन हो, जब आवाम को उनका वोट का हक दिया जाए, इसके बाद अगर हम इलेक्शन हार जाए तो हम समझेंगे कि पंजाब में हमारी पॉपुलैरिटी साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। तमाम जमातों का यही मुतालिबा सामने आ रहा है। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, अखुनज़ादा चटान और जाहिद गशकोरी साहब, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।